तो यहाँ आज हम पढ़ेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में, जो कि बीएससी का भी टॉपिक है और हमारे इंटरव्यू में अगर पूछाते हैं तो अगर आप सॉलिड स्टेट से रिलेटेड हैं तो वहाँ भी आपको पूछ सकता है। तो आपको पता है किसी भी स्टेट के किसी भी मैटर के तीन स्टेट होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, है ना, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हमारे पास जो ठोस होता है उसके दो प्रकार होते हैं, क्रिस्टलाइन और अक्रिस्टलाइन। वैसे इसका एक और प्रकार भी होता है लेकिन मोस्टली हम उसे नहीं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं हम क्रिस्टलाइन के। वे ठोस पदार्थ जिनमें सभी परमाणु एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। निश्चित क्रम में मतलब कि उनकी जो संरचना होती है वो एक के बाद होती है, यानी कि उनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। जैसे कि यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये सभी जो एटम्स एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं, इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ पर जो इनका डिस्टेंस होगा वो सबका एक जैसा होगा, जो एंगल यहाँ पर बन रहा है वो सबका एक जैसा होगा। तो ऐसा जो क्रिस्टल होता है, ऐसा जो सॉलिड होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन ठोस कहते हैं या क्रिस्टल ठोस कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल है चीनी, नमक, डायमंड। अक्रिस्टलाइन यानी कि जस्ट इसका क्या होगा, अपोजिट होगा। वे ठोस पदार्थ जिनमें परमाणु नियमित क्रम में व्यवस्थित नहीं होते हैं, उनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अक्रिस्टलाइन कहते हैं। एग्जाम्पल है आटा, पाउडर, ग्लास, रबड़। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें ये कैसे डिफाइंड होता है कि कोई जो पार्टिकल है वो क्रिस्टलाइन है, क्योंकि आप आटा घर में देखते हैं, चीनी घर में देखते हैं, नमक घर में देखते हैं, तो कैसे पता चलता है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो हम एक्सपेरिमेंट से डिफाइन कर पाते हैं। सॉलिड स्टेट के ल्यूमिनेसेंस में जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं अलग अलग क्राइटेरियाज में, वहाँ से ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी जो एटम होता है, सॉलिड है, वो क्रिस्टल है या अक्रिस्टल है। तो इस पर आप तभी जा सकते हैं जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अभी तक आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि ठोस क्या होते हैं और ठोस के क्या प्रकार होते हैं। किसी भी क्रिस्टल संरचना को, यानी कि किसी भी ठोस की जो क्रिस्टल संरचना होती है उसे हम जानने के लिए मोस्टली हम रीड करते हैं सॉलिड स्टेट में, वो क्रिस्टल पदार्थ होते हैं, यानी कि वो पदार्थ जो कि नियमित क्रम में जमे हुए होते हैं। ठीक है, तो अब हम उसके और आगे जा रहे हैं, थोड़ा और डीप में जा रहे हैं कि आप जो क्रिस्टल संरचना होते हैं उसमें और कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल संरचना में हमारे पास दो चीजें सबसे इम्पोर्टेंट होती है, एक होता है जालक बिंदु और दूसरा होता है आधार। पहला होता है हमारा जालक बिंदु, जालक पॉइंट, लैटिस पॉइंट, और दूसरा होता है आधार, जिसे हम बेसिस भी कहते हैं, जिससे मिलकर एक क्रिस्टल संरचना बनती है। सबसे पहले जानते हैं क्या होता है जालक बिंदु। तो प्रत्येक क्रिस्टल की संरचना को ज्यामितीय रूप से व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त बिंदुओं का समूह क्या कहलाता है, जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट कहलाता है। जैसे कि आपके पास डायग्राम यहाँ पर मैंने शो किया है। अगर आपको कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जालक बिंदु क्या होता है, या आपको पेपर में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लैटिस पॉइंट को बताइए, तो आप परिभाषा लिखने के बाद एक डायग्राम बनाकर ये पॉइंट्स नोटेट करेंगे कि ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हैं उन्हें हम कहते हैं जालक बिंदु, जो कि त्रिविमीय आकाश में बिंदु होते हैं जिन्हें जोड़कर हम किसी भी क्रिस्टल की संरचना करते हैं। क्योंकि जब तक आप इन पॉइंट्स को नहीं जोड़ेंगे, इन पॉइंट्स को नहीं मानेंगे कि ये पॉइंट्स यहाँ पर हैं, तब तक के आप कोई संरचना बना सकते हैं क्या, नहीं। तो क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल की संरचना को ज्यामितीय रूप से बताने के लिए, एक पर्टिकुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए जो पॉइंट्स हम यूज करते हैं उसे हम लैटिस बिंदु कहते हैं। दूसरा होता है बेसिस, यानी कि जालक बिंदु से संबंधित परमाणु या अणु को हम आधार, बेसिस या बेसिस कहते हैं। यहाँ पर जो आप पॉइंट्स दिख रहे हैं ये हमारे जालक बिंदु भी मैंने बताया आपको। तो इनसे रिलेटेड जो एटम या अणु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, बेसिस कहते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक क्रिस्टल संरचना में क्या सबसे इम्पोर्टेंट होता है, एक तो ये सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि वो क्या होना चाहिए, रिपीटेड होना चाहिए, मतलब उसका जो क्रम होना चाहिए वो निश्चित होना चाहिए, बार बार उसको रिपीट करना चाहिए। दूसरा ये होता है कि उसमें जो जालक बिंदु होता है और आधार होता है। अब आप ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या ये जरूरी है कि किसी भी क्रिस्टल संरचना में
जो हम आधार यानी कि जो जालक बिंदु के साथ एटम जुड़े हुए होते हैं, क्या वो एक ही होंगे, दो होंगे, तीन होंगे या कितने हो सकते हैं? तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक एटम के साथ एक ही बिंदु जुड़ा हुआ हो भी सकता है कि एक एटम एक बिंदु जुड़ा हुआ है या एक परमाणु या अणु जुड़ा हुआ है, दो हो, तीन हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसके आधार पर इसे कुछ भागों में बांटा गया है। कुछ नाम है, जैसे कि आपने सुना होगा मोनोएटॉमिक, डाईएटॉमिक, ट्राईएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक क्या होता है? जिसमें एक लैटिस पॉइंट के साथ, यहाँ पर जो लैटिस पॉइंट आपको दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पर मैं दूसरा बना देती हूँ ताकि थोड़ा क्लियर और अच्छे से हो जाए। मान लीजिए ये क्रिस्टल है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है उसके साथ अगर केवल एक ही परमाणु जुड़ा हुआ है, अणु जुड़ा हुआ है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोएटॉमिक कहते हैं। ये सब में बिल्कुल सेम होगा, सबके साथ एक एक होगा, ठीक है। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि इसके साथ एक जुड़ा है तो इसके साथ दो जुड़ जाए, तो फिर ये क्रिस्टल संरचना नहीं कहलाएगी। ध्यान देंगे, अगर इसके साथ एक परमाणु है, अणु है, तो दूसरे वाले के साथ भी एक ही होगा, ठीक। दूसरा होता है, मान इसमें है डाईएटॉमिक। नाम से आपको समझ आ गया होगा कि जहां पर दो एटम जुड़े हुए होंगे एक जालक बिंदु के साथ, उसे हम डाईएटॉमिक कहेंगे। जहां पर तीन होंगे अब उसे हम क्या कहेंगे? ट्राईएटॉमिक कहते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं इसके, एससीसी, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे, डायमंड आगे मैं बताऊंगी आपको। तो एससीसी सिंपल क्यूबिक लैटिस एक मोनोएटॉमिक होता है। डायमंड एक डाईएटॉमिक एटम होता है, उसके एक क्या बोलते हैं, जालक बिंदु के साथ दो एटम जुड़े हुए होते हैं। तो आपको जो पिछला मैंने बताया वो आपको समझ आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ। आगे जो है सबसे इम्पोर्टेंट, यूनिट सेल। आप लोगों ने सभी ने बिल्डिंग देखी होगी। अगर कोई भी बिल्डिंग बनती है तो सबसे पहले क्या रखते हैं हम? ईंट रखते हैं। उस ईंट को बार बार रखते जाते हैं, सीमेंट से जोड़ते जाते हैं, फिर वो धीरे 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 क्या बन जाता है? पूरा एक बिल्डिंग बन जाता है। तो अगर आपको कभी पूछे कि किसी भी बिल्डिंग की सबसे मेन इकाई या सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो आप क्या कहेंगे? ईंट कहेंगे, ना कि कुछ और। क्यों? क्योंकि अगर ईंट ही नहीं होता तो आप सीमेंट से किसे जोड़ते, ठीक है। तो सबसे जरूरी क्या होता है हमारे पास? ईंट, जिसे को बार बार रखने से आप एक दीवार खड़ी कर सकते हैं। ठीक वैसे ही क्रिस्टल में होता है यूनिट सेल। यूनिट सेल वो सबसे छोटी इकाई होती है जिसकी पुनरावृत्ति से, पुनरावृत्ति मतलब कि रिपीटेशन, ओके, रिपीटेशन से एक संपूर्ण क्रिस्टल की संरचना व्यक्त की जा सकती है, उसे हम कहते हैं यूनिट सेल, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसमें कि यूनिट सेल, अगर आपको किसी एटम का यूनिट सेल पता है कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, उसका वॉल्यूम, तो आप पूरे उस क्रिस्टल्स के क्या बोलते हैं के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो यूनिट सेल को आप थोड़ा ध्यान देंगे। इसका वॉल्यूम होता है A×B.C। A, B और C क्या है? जैसे कि मान लीजिए आपको जो डायग्राम दिख रहा है क्रिस्टल संरचना, आपने उसे, मैंने कहा था कि 3D डायमेंशन, ठीक है। 3 डायमेंशन यानी क्या होता है? X, Y, Z और ये सेंटर पॉइंट। तो वहां पर जो अक्ष, जैसे कि आपने ये क्रिस्टल रखा तो यहाँ पर ये A तक आ रहा है, ये किसी पॉइंट B तक आ रहा है, ये किसी पॉइंट C तक आ रहा है। तो वॉल्यूम, आयतन जानने के लिए आपको उसको मल्टीप्लाई करना होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए ABC की मान लीजिए ये वैल्यू है, तो आप इस यूनिट सेल का वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे? तो आप इसे फाइंड कीजिएगा और मुझे आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसे बताइएगा। और इसके आगे मैं इसके जो क्रिस्टल के टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन उसका आगे का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये पसंद आया, समझ आ रहा है। और अगर आपको कुछ कमी लग रही है तो प्लीज़ उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।